नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। नीट यूजी 2023 के पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड के माध्यम से पीडब्ल्यू प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए लॉन्च किया है भारत का पहला चैटबॉट। विकलांगता अनुकूलन दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए गोवा का रविंद्र भवन जांच के घेरे में। पैरा एथलीट्स भी है खेल कोटा की नौकरियों के लिए पात्र, तेलंगाना उच्च न्यायालय। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट्स। भारी बारिश के बावजूद विकलांगों ने किया दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। 16 जुलाई को होगा दीप स्तंभ यशोत्सव। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया डेटा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए 50,000 का जुर्माना। गोवा राज्य आयोग का कार्यालय विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सक्षम भारत के साथ करता है भागीदारी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स और डिसेबिलिटी प्रीमियर लीग के कार्यक्रम की घोषणा। विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं खोलता है क्षैतिज आरक्षण के द्वार। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता दिवस पर मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार, करें आवेदन। 70% दिव्यांग को दिया 24% का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगों के पुनर्वास में पैरामेडिकल छात्रों की भूमिका अहम। 3D तकनीक साबित हो रही है दिव्यांगजनों के लिए कारगर। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years
to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरी कुबेर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक बार प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, भारी वर्षा के दिन चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल जरूर रख रहे होंगे। तो आइए इसी के साथ हम आपको कुछ अपडेट भी कर देते हैं। सुनते हैं आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, अभी तक आप प्रोग्राम की हेडलाइंस तो सुन ही चुके होंगे, तो अब बारी आती है खबरें विस्तार से सुनने का। आइए मुड़ते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर और ये पहली खबर आ रही है नीट यूजी के अभ्यर्थियों के लिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने उन सभी उम्मीदवारों को सूचित किया है जिन्होंने NEET यूजी 2023 NTA फॉर्म में PWD कोटा के तहत खुद को पंजीकृत कराया है। अब नामित विकलांगता नीट स्क्रीनिंग केंद्रों द्वारा PWD प्रमाण पत्र खुल चुके हैं। जो उम्मीदवार MCC काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से PWD सीट पाने के इच्छुक हैं, वे केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से नियमित नीट विकलांगता स्क्रीनिंग सेंटर में से किसी एक से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नियमित नीट विकलांगता स्क्रीनिंग केंद्रों की सूची दिनांक 5 जुलाई 2023 की अधिसूचना में दी गई है। आपको बता दें कि MCC द्वारा जारी ये सूची mcc.nic.in, याद रहे mcc.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण और अपनी विकलांगता की मात्रा निर्धारित करने के लिए पहले निर्देश विकलांगता नीट स्क्रीनिंग केंद्रों पर जाना होगा और केंद्र द्वारा ऑनलाइन तैयार किया गया PWD प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रवेश के समय MCC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में उत्पन्न प्रमाण पत्र के अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवार इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उन्होंने कट ऑफ प्रतिशत के संदर्भ में नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे निर्दिष्ट केंद्रों से जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नवीनतम अपडेट के लिए उम्मीदवार MCC की वेबसाइट mcc.nic.in के संपर्क में रहें। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट जो संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू कर देता है, 5 जुलाई को लॉन्च किया जा चुका है। इस साल कश्मीर में टेली मानस केंद्र में सबसे अधिक संख्या में संकट कॉल्स ली गई हैं। उपराज्यपाल ने सबसे चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने और मानसिक स्वास्थ्य और जीवन घातक गैर संचारी रोगों पर जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की है। भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट जो संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू कर देता है, 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। इस साल कश्मीर में टेली मानस केंद्र में सबसे अधिक संख्या में संकट कॉल्स ली गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा है कि ये पहल 24 घंटे स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र और NIMHANS के साथ 2 समझौता ज्ञापन किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन ज्ञापनों के तहत कैंसर देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
और हमें जिला अस्पतालों में निवारक ऑन्कोलॉजी सेवा, डे केयर सेंटर और प्राथमिक देखभाल सेवा स्थापित करने में मदद मिलेगी। निमहंस बेंगलुरु को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण और क्षमता के निर्माण का काम सौंपा गया है। कश्मीर में टेलीमानस के लॉन्च के बाद 6 महीनों में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस श्रीनगर को पूरे जम्मू और कश्मीर में संकटग्रस्त लोगों से 10,500 कॉल्स प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, आप भी जान ले, ये टोल फ्री नंबर्स हैं 14416, रिपीट 14416 और 1800-891-4416। याद रहे 1800-891-4416। इसके उपरांत श्री उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रति व्यक्ति खर्च देश में सबसे ज्यादा होता है। उपराज्यपाल ने ये भी बताया कि नए बुनियादी ढांचों के उन्नयन या निर्माण के दौरान हमने 3 कारकों पर ध्यान दिया है: प्रभावशीलता, पहुंच और लचीली प्रणालियां। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹56.18 करोड़ की 44 स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। दोस्तों, खबर आती है गोवा के मार्गो से। ऐसा लगता है कि रविंद्र भवन और निदेशक कला एवं सांस्कृतिक राज्य विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त की नजर में आ गए हैं। राज्य आयुक्त ताहा हाजिक ने सिफारिशों पर 10 जुलाई 2023 को या उससे पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में रविंद्र भवन की विफलता पर निदेशक कला और संस्कृति को एक अनुस्मारक भेजा है, जिसकी एक प्रति सदस्य सचिव रविंद्र भवन को भेजी गई है। सांस्कृतिक संस्था को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। वास्तव में ताहा हाजिक ने बताया कि मामले का अनुपालन करने में विफलता निदेशक को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के तहत जांच के दायरे में ला सकती है। रविंद्र भवन के सदस्य सचिव एंग्लो फर्नांडिस ने 1 साल पहले 15 जुलाई 2022 को पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता WDVII को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने रविंद्र भवन बनाने के लिए गोवा के विकलांग अधिकार संघ से प्राप्त सुझावों पर अभियंता का ध्यान आकर्षित किया था। सांस्कृतिक संस्थान में उन्हें समान अवसर प्रदान करने के इरादे से मंडगांव परिसर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाए, इस हेतु से ये सुझाव दिए गए थे। वैसे तो वास्तव में ड्रैग ने कई सुझाव दिए थे, जिनमें VIP कक्ष की ओर जाने वाली निकास सीढ़ियों पर एक रैंप का निर्माण भी शामिल था। भूतल फ्लोर पर मौजूदा रैंप के लिए हैंडल बार लगाना, भूतल पर मुख्य शौचालय की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर हैंडल बार के साथ रैंप, पार्किंग लेन से VIP प्रवेश द्वार तक जाने वाले मौजूदा रास्ते के साथ हैंडल बार लगाना, ये सभी सुझाव इसमें शामिल थे। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय से। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना है कि जियो नंबर 74 के माध्यम से राज्य की खेल की नीति में परिकल्पित नौकरी कोटा में पैरा स्पोर्ट्स में योग्यता रखने वाले लोग भी शामिल होने चाहिए। राज्य ने 29 खेलों को सूचीबद्ध किया था जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार थे, लेकिन इसमें पैरा खेलों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। लेकिन इसी बात को कुछ पैरा एथलीटों ने चुनौती दी और इसी के चलते मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति N तुकाराम जी की एक पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि विकलांगों के लिए कोई अलग खेल नहीं है और वे एक ही खेल खेलते हैं। खेलों के दौरान वे किसी अन्य एथलीट के समान ही चुनौतियों का सामना करते हैं, इसीलिए वे एक ही खेल कोटा के लिए भी पात्र है। पीठ ने ये भी कहा है कि केवल इसीलिए कि पैरा स्पोर्ट शब्द को नीति में शामिल नहीं किया गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बाहर रखा जाए। नीति में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि पैरा खेलों को बाहर रखा गया हो। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के लिए नवीनतम कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में कहा गया है कि विकलांगों को भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीठ ने राज्य को योग्यता प्रमाण पत्र वाले खिलाड़ियों को शामिल करने का निर्देश देते हुए
कहा है कि नौकरी में आरक्षण के लिए पैरा स्पोर्ट्स भी अब पात्र है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीठ ने ये आदेश पैरा एथलीट रागुला नरेश यादव और 4 अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है, जिसमें जूनियर पंचायत सचिवों की भर्ती से पैरा खिलाड़ियों को बाहर रखने की चुनौती दी गई थी। उनके वकील आकाश बागलेकर ने कहा कि पैरा स्पोर्ट्स या पैरा एथलीट खिलाड़ियों की एक अलग वर्ग बनाते हैं, इसीलिए उन्हें अगस्त 2012 के GOMS नंबर 74 में शामिल किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, प्रोग्राम में अब बारी हो चुकी है NFB की तरफ से साझा किए गए जॉब अलर्ट सुनने की। आइए सुनते हैं इनमें क्या क्या शामिल है। आज का हमारा पहला जॉब अलर्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर 10 रिक्तियां आरक्षित की गई है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। यहाँ पर कुल 1000 प्रबंधकों की भर्ती की जानी है। इस जॉब पोस्ट के लिए आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई तक आपको आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जाएं वेबसाइट पर, जो है www.centralbankofindia.co.in। याद रहे www.centralbankofindia.co.in। दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा जॉब अलर्ट आता है OSSC की तरफ से, माने के ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 1 रिक्ति आरक्षित की है। इनमें कुल 354 विभिन्न पदों पर भर्तियां की जानी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 जुलाई, माने आपको 24 जुलाई तक ही अपना आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप विवरण पा सकते हैं www.ossc.gov.in पर। श्रोताओं, अगला जॉब अलर्ट है IBPS से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 35 रिक्तियां आरक्षित की गई है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुल 6000 से भी अधिक विभिन्न रिक्तियों को पूरे भारत से भरा जाएगा। इस जॉब के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 जुलाई और आपको अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करना पड़ेगा ergs.ibps.in पर। दोस्तों, इसी के साथ हमारा अगला जॉब अलर्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर से। यहाँ पर 58 पदों में से PWDs के लिए 7 रिक्तियां आरक्षित की जा चुकी हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के शिक्षा संकाय में ये 58 रिक्तियां भरी जानी है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 जुलाई। आपको 23 जुलाई से पहले आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें aimsnagpur.edu.in पर। याद रहे AIIMSNAGPUR.edu.in पर। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि इन रिक्तियों के बारे में भरोसेमंद जानकारी हमारे साथ साझा की है NFB के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विकलांगों के विरोध प्रदर्शन के बारे में। दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न राज्यों से सैकड़ों दिव्यांग लोग इकट्ठा हुए। पोलियो से पीड़ित हेमलता अपने 5 साल के बेटे के साथ चेन्नई से जंतर मंतर पर उस दिन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई थी, जब दिल्ली एक बार फिर भारी बारिश से प्रभावित थी। दोस्तों, हेमलता को राज्य सरकार से 1500 रुपए की पेंशन मिलती है, जिसके बारे में उनका कहना है कि अगर वे अकेले ही अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे तो ये पर्याप्त राशन सामग्री खरीदने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। हेमलता अपने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की शीट के नीचे दूसरों के साथ छिपाते हुए लेकर आई। वे कहती हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, इसीलिए हम यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमुरिया के संजय पासवान मंच के पास बैठे वक्ताओं को ध्यान से सुन रहे थे, जबकि एक व्यक्ति ने उनके सिर पर छाता रखा हुआ था। 35 साल की उम्र में एक तंत्रिका विकार के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वे बेरोजगार हैं और अपने परिवार के भरण पोषण और मात्र 1000 रुपए की पेंशन से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं।
20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले विकलांग लोग अपनी मांगों को लेकर अपनी छड़ी, बैसाखी, व्हीलचेयर पकड़कर अपनी मुख्य मांग सुनाने, जो है पेंशन में केंद्रीय हिस्सेदारी में संशोधन, इस मांग को उठाए लिए चले पानी से भरे गड्ढों से गुजर रहे थे। प्रदर्शनकारी दिल्ली के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों से आए थे। विरोध प्रदर्शन का आयोजन विभिन्न राज्य स्तरीय क्रॉस विकलांगता संगठनों के एक सहयोगी निकाय विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया था। बाद में प्रतिभागियों ने सरकार को कई मुद्दों से संबंधित मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2011 के बाद से पेंशन में केंद्रीय हिस्सेदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो 18 से 79 वर्ष के बीच के लोगों के लिए केवल 300 रुपए है। 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों के लिए ये राशि है 500 रुपए। राज्य अपनी इच्छानुसार किसी भी राशि का टॉप अप करने के लिए स्वतंत्र है। अभी तक इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए 80% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए और परिवार के पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड भी होना चाहिए। इन्हीं सभी मुद्दों के चलते विकलांग जनों ने मांग की है कि जीवन यापन की उच्च लागत और विकलांगता आवश्यकताओं से प्रेरित अतिरिक्त बोझ को देखते हुए समय समय पर संशोधन के साथ गारंटी के साथ न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए तक की जानी चाहिए। इसी के साथ 40% और उससे अधिक विकलांगता वाले सभी लोगों को कवर करने के लिए मानदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों आइए अब सुनते हैं दीप स्तंभ यशोत्सव के बारे में। सर्वाधिक प्रेरणादायक और प्रतीक्षित दीप स्तंभ यशोत्सव एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जो UPSC CSE योग्य उम्मीदवारों का एक ऑनलाइन अभिनंदन और अनुभव साझा करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों इस कार्यक्रम में विकलांगता श्रेणी से अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी अभ्यर्थियों का अभिनंदन किया जाएगा। इसमें शामिल है अंजलि शर्मा, जो कि दृष्टिबाधित श्रेणी में अखिल भारतीय द्वितीय टॉपर है। दूसरे नंबर पर है सूरज तिवारी, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक श्रेणी में टॉप किया है। तीसरे नंबर पर है सागर खरदे,
चौथे पर शुभाली परिहार, 5वें पर रोशन कच्छावा, 6ठे पर सागर धेते, 7वें नंबर पर है स्वप्निल डोंगरे और 8वें नंबर पर है अंकित पाटिल। इन सभी 8 अभ्यर्थियों का अभिनंदन कार्यक्रम 16 जुलाई को सोमवार को ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हैं श्री प्रवीण दराडे, IAS सचिव पर्यावरण महाराष्ट्र, श्री स्पर्श गुप्ता, IAS दृष्टिबाधित युवा चिन्ह, उप विकास आयुक्त किशनगंज बिहार। कार्यक्रम की तिथि है 16 जुलाई 2023, समय शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। दीप स्तंभ यशोत्सव कार्यक्रम आप YouTube पर भी लाइव देख सकेंगे। कृपया कार्यक्रम में भाग लेने और अपनी UPSC की तैयारी यात्रा को समृद्ध करने के लिए 16 जुलाई को शाम 6 बजे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद लें। दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों, अनाथों और सभी युवाओं को प्रशासनिक और निजी क्षेत्र में करियर के मुफ्त आवासीय और ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी के साथ दोस्तों, अधिक जानकारी आप पा सकेंगे deepstambhfoundation.org पर, और अगर आपकी कोई अन्य समस्या है तो इसका समाधान आप पा सकेंगे deepstambhmanobal.adm@gmail.com पर ईमेल करके। दोस्तों, इस कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है श्री यजुवेंद्र महाजन, गुरु दीप स्तंभ मनोबल के संस्थापक, और श्रीमती पूजा कदम, IRS सहायक GST आयुक्त कोल्हापुर के द्वारा। तो याद रहे, UPSC CAC योग्य उम्मीदवारों का ऑनलाइन अभिनंदन करने के लिए ज्वाइन करें दीप स्तंभ यशोत्सव। दोस्तों, खबर है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पदों और उन पदों पर नौकरी दिए गए व्यक्तियों की संख्या और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग डेटा को प्रस्तुत करने में विफलता के लिए राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर अगले 1 हफ्ते में इस मुद्दे पर हलफनामा कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया तो सामान्य प्रशासन विभाग GAD के प्रमुख सचिव को कोर्ट में तलब किया जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की मध्य प्रदेश शाखा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों की हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में दिव्यांगजनों के लिए 6% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें से 2% सीटें दृष्टि बाधितों के लिए, 2% सीटें श्रवण बाधितों के लिए और 2% सीटें किसी अन्य शारीरिक विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए आरक्षित है। पहले के एक आदेश में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से विकलांगों के लिए आरक्षण मानदंडों का पालन करने और अपने विभाग में रिक्तियों की घोषणा करने वाले विज्ञापनों में उनके लिए आरक्षित सीटें निर्दिष्ट करने को कहा था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ को बताया गया कि अदालत ने 10 फरवरी को अपने आदेश में राज्य सरकार से विकलांगों के लिए आरक्षित पदों पर भरे गए पदों की संख्या और सीटों के मौजूदा बैकलॉग को डेटा देने को कहा था, लेकिन 5 महीने बाद भी राज्य सरकार ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। दोस्तों, अब खबर गोवा के पणजी से है। यहाँ पर विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय गोवा ने विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और पेशकश करने में सहयोग करने के लिए बेंगलुरु के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन इनेबल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ये पहल विकलांग व्यक्तियों को गोवा और राज्य के बाहर उद्योग ज्ञान से लैस करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम पेश करने की है। MOU पर 11 जुलाई 2023 को पणजी में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त गुरुप्रसाद पावस्कर और इनेबल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दीपेश सुतारिया ने हस्ताक्षर किए।
एमओयू पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सुभाष फल देसाई, समाज कल्याण, नदी नेविगेशन, अभिलेखागार और पुरातत्व मंत्री गोवा सरकार अजीत पंचवाड़कर, निदेशक समाज कल्याण ताहा हाजिक, समाज कल्याण सचिव इनेबल इंडिया की संस्थापक और मुख्य प्रवर्तक शांति राघवन, दोनों संगठनों के अन्य अधिकारियों के साथ ये ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। एमओयू का उद्देश्य दिव्यांगों को विभिन्न उद्योगों में सम्मानजनक नौकरियां सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करके एक अधिक समावेशी और सुलभ समाज बनाना है। SCPD और इनेबल इंडिया के बीच साझेदारी से गोवा में दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन, परामर्श और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए लाभ होगा। इससे साझेदारी जागरूकता भी बढ़ेगी और जनता और नियोक्ताओं के बीच विकलांगता के बारे में गलत धारणाओं को चुनौती देना मुमकिन होगा। ये साझेदारी गोवा में दिव्यांगजनों के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए दोनों संगठनों के मौजूदा नेटवर्क और संसाधनों का लाभ भी उठाएगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के बारे में। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSA वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स और डिसेबिलिटी प्रीमियर लीग के लिए फिक्सचर की पुष्टि की गई है। पहली बार इंग्लैंड की पुरुष और महिला दोनों टीमें अगस्त में बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगी। दोनों टीमें अपनी अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस से करेंगी और दोनों का लक्ष्य 26 अगस्त को एजबेस्टन में होने वाले फाइनल पर होगा। दोस्तों, ये प्रतियोगिता इंग्लैंड महिला ब्लाइंड टीम के लिए पदार्पण का प्रतीक है। अगस्त में डिसेबिलिटी प्रीमियर लीग की शुरुआत भी देखी जा रही है। 20 अगस्त, 27 अगस्त और 3 सितंबर को ये मैचेस खेले जाएंगे। 6 सितंबर को डर्बीशायर इंकोरा काउंटी ग्राउंड में स्काई स्पोर्ट्स टेलीविजन DPL फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लैंड की शारीरिक विकलांगता टीम, इंग्लैंड की सीखने की विकलांगता टीम और इंग्लैंड की सुनने में अक्षम टीमें भी पूरी गर्मियों में कार्रवाई में रही हैं। इंग्लैंड की सुनने में अक्षम टीम का 23 जुलाई को एरनडेल में MCC के खिलाफ मुकाबला बाकी है, जबकि उसी दिन इंग्लैंड की लर्निंग डिसेबिलिटी टीम का मुकाबला वॉर्सेस्टरशायर काउंटी एज ग्रुप 11 से होगा। ECB में विकलांगता क्रिकेट के प्रमुख इयान मार्टिन ने कहा है कि विश्व ब्लाइंड गेम्स हमारे लिए एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है और हम प्रतियोगिता के लिए इंतजार नहीं कर सकते और ये विशेष रूप से रोमांचक है कि पहली बार इंग्लैंड महिला ब्लाइंड टीम भी इसमें भाग ले रही है। दोस्तों, आइए अब ये खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को पोलियो के बाद अंग पक्षाघात से पीड़ित एक कर्मचारी को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पूर्वव्यापी रूप से देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 4 जुलाई को ये फैसला सुनाया है। न्यायालय ने माना है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के अनुसार कर्मचारी को प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण का दावा करने का वैधानिक अधिकार है। इसलिए इस पहलू पर राजीव कुमार गुप्ता और अन्य के फैसलों पर भरोसा किया गया था। दोस्तों, इसमें मुद्दे की बात तो ये है कि प्रासंगिक रूप से एक सहमत राय में न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने ये चेतावनी भी दी कि पदोन्नति में विकलांग जनों का आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के द्वार खुले नहीं करता। इसका मतलब ये है कि विकलांग जनों के लिए आरक्षण का पास किया जाना महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय आदि जैसे अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए आरक्षण के द्वार नहीं खुले करता है। पदोन्नति में आरक्षण की मांग के लिए केवल PWDs को ही हकदार माना जाता है। अन्य लोगों तक अनुचित रूप से इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके बाद जस्टिस भट्ट ने कहा कि ये बात दी गई है
कि विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा में समायोजित करने की आवश्यकता है। साथ ही इस उचित समायोजन से सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति, रिक्तियों में आरक्षण के लिए अन्य प्रकार के क्षैतिज आरक्षण का लाभ उठाने वालों की मांगों के लिए द्वार नहीं खुलने चाहिए। न्यायमूर्ति भट्ट ने बताया कि प्रतिस्पर्धा की भावना को पूरी तरह से खत्म करना भारत के संविधान का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि नागरिकों के एक वर्ग अर्थात जो क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित होंगे, जैसे कि विमेन, ट्रांसजेंडर्स और अन्य समुदाय के लिए पदोन्नति निर्धारित करना संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 16 का इरादा प्रशासनिक दक्षता से समझौता करना नहीं है। एक निश्चित भाग नागरिकों के एक निश्चित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सावधानी बरतने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के पीछे की मंशा की सराहना करते हुए कहा कि उचित समायोजन से अन्य प्रकार के क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित लोगों द्वारा सार्वजनिक सेवा में पदोन्नति, रिक्तियों में आरक्षण की मांग के लिए बाढ़ के द्वार नहीं खुलने चाहिए। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। वर्ष 2023-24 के हेतु 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार या सम्मान हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई तक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि दक्ष दिव्यांग कर्मचारी, स्वनियोजित दिव्यांगजन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांगजनों के हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी के लिए सेवा योजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीनतम अनुसंधान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांगजन हेतु बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों के एवं सर्वश्रेष्ठ बालिका बालक के हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांग जनों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट के हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, दिव्यांग जन के सशक्तिकरण के हेतु कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, अब खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। यहाँ पर मंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने 70% दिव्यांग युवक को सर्टिफिकेट में 24% दर्शाया है। पीड़ित का आरोप है कि 20,000 रुपए नहीं देने के कारण ऐसा किया गया है। उसने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की है। उसने ये बात ट्विटर पर भी जाहिर कर दी है। राज तालाब के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता जन्म से ही सुनने में अक्षम है। 2018 में मंडलीय अस्पताल के ईएनटी विभाग के विशेषज्ञों ने जांच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया था। तब वे 45% दिव्यांग थे। उनका आरोप है कि फरवरी 2023 में अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराने के लिए जब वे मंडलीय अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष पहुंचे तो 20,000 रुपए की उनसे मांग की गई। पैसा नहीं देने पर बैरा जांच के लिए उन्हें बीएचयू भेजा गया। वहां बैरा जांच में उन्हें 70% दिव्यांग बताया गया। इसके बाद जब रिपोर्ट लेकर मंडलीय अस्पताल वे आए तो यहाँ पर उन्हें 24% विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया गया। दोस्तों, राजकुमार अब इस मामले को मानवाधिकार आयोग और दिव्यांग जन सशक्तिकरण आयुक्त तक ले जाने के मूड में है। इस बाबत मंडलीय अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा है कि उनके संज्ञान में शिकायतकर्ता नहीं आए हैं। शिकायत आती है तो जांच की जाएगी। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। यहाँ पर दिव्यांगता पुनर्वास में पहचान, रोकथाम और हस्तक्षेप विषय पर बुधवार को सीआरसी में जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
इसका आयोजन सीआरसी एवं सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर देहरादून के NIPVD के विशेष शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार केन बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता की शीघ्र पहचान, रोकथाम और हस्तक्षेप में पैरामेडिकल तथा नर्सिंग छात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सीआरसी के फिजियोथेरेपी विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता और पुनर्वास अधिकारी राजेश कुमार यादव ने दिव्यांगता के कारण, पहचान और बचाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था में खासकर प्रथम तिमाही में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। खान पान के साथ साथ दवाइयों के सेवन में भी चिकित्सा परामर्श अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक चिकित्सक अमित कुमार कश्यप ने कहा कि उचित हस्तक्षेप के द्वारा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नीरज मधुकर ने कहा कि दिव्यांगता पुनर्वास में दिव्यांगता की शीघ्र पहचान के लिए नर्सिंग छात्राएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की ओर से राज्य स्तरीय संगोष्ठी हुई है। विश्वविद्यालय परिसर में 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग पर आधारित संगोष्ठी का शुभारंभ कुलपति पुनर्वास विश्वविद्यालय एवं मुख्य अतिथि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सत्य प्रकाश पटेल ने किया। कार्यक्रम में श्री सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि 3D प्रिंटिंग तकनीक से कृत्रिम अंग के क्षेत्र में दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं उचित तकनीक आधारित सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। प्रोफेसर राधाकृष्ण पाल सिंह ने कहा कि देश के करीब 8 राज्यों से कुल 160 प्रतिभागी इस संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे हैं। विशेष शिक्षा संकाय प्रो RR सिंह ने कहा कि देश के जाने माने विषय विशेषज्ञ तथा निर्माता कंपनी संगोष्ठी में शामिल है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। नीट यूजी 2023 के PWD अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड के माध्यम से PW प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए लॉन्च किया है भारत का पहला चैटबॉट। विकलांगता अनुकूलन दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए गोवा का रविंद्र भवन जांच के घेरे में। पैरा एथलीट्स भी हैं खेल कोटा की नौकरियों के लिए पात्र, तेलंगाना उच्च न्यायालय। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। भारी बारिश के बावजूद विकलांगों ने किया दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। 16 जुलाई को होगा दीप स्तंभ यशोत्सव। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया डेटा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए 50,000 का जुर्माना। गोवा राज्य आयोग का कार्यालय विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सक्षम भारत के साथ करता है भागीदारी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स और डिसेबिलिटी प्रीमियर लीग के कार्यक्रम की घोषणा। विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं खोलता है क्षैतिज आरक्षण के द्वार। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता दिवस पर मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार, करें आवेदन। 70% दिव्यांग को दिया 24% का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगों के पुनर्वास में पैरामेडिकल छात्रों की भूमिका अहम। 3D तकनीक साबित हो रही है दिव्यांगजनों के लिए कारगर।